सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। समान विज्ञान में भौतिकी में आज 16th लेक्चर समय के मापन से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये मात्रक और मापन से ही क्लास चल रहा है आपका। तो समय के मापन में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था परमाणु घड़ियां के बारे में, विभिन्न प्रकार की घड़ियों के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर होगा हमारा मेजर घड़ी। मतलब परमाणु घड़ियां जो होती हैं बहुत अधिक यथार्थ होती हैं, और उनसे भी कहीं यथार्थ ये मेजर घड़ियां होती हैं जिन पर अभी शोध बाकी है। तो बच्चों, मेजर घड़ियां, तो मेजर घड़ियां होती हैं क्या कि ये मेजर घड़ी, यहां पर देखिए MESER, मेजर क्लॉक मीन्स एक घड़ी जो कि हाइड्रोजन मेजर। ये घड़ी क्या है, इसका फुल फॉर्म भी हम लोग जानेंगे। तो एक घड़ी जो कि हाइड्रोजन मेजर, यहां पर हाइड्रोजन मेजर, मेजर का फुल फॉर्म है ये मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, आर से रेडिएशन पर आधारित है। मेजर घड़ियां जो है वो किस बात पर आधारित है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इन चीज पर आधारित है। पर यह जो है 33 करोड़ मतलब 33 मिलियन सालों में 1 सेकेंड की त्रुटि देता है। मतलब 33 मिलियन साल में, 33 करोड़ साल में कितना सेकेंड का? 1 सेकेंड की त्रुटि देती है। सीजियम परमाणु घड़ी से, ये परमाणु घड़ियां से भी अधिक यथार्थ है। ओके, लेकिन इन पर अभी शोध बाकी है। 6500 गुना अधिक यथार्थ है। ये सीजियम परमाणु घड़ी से 6500 गुना अधिक यथार्थ है। फिर से एक बार देखिएगा बच्चों, मेजर क्लॉक क्या है? एक घड़ी जो कि हाइड्रोजन मेजर, जिसको मेजर का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर आधारित है। ये 3 करोड़ 30 सालों में, मतलब 3 करोड़ 30 सालों में 1 सेकेंड की त्रुटि देता है। गलती से हमने 33 करोड़ कह दिया था। 3 करोड़ 30 लाख सालों में 1 सेकेंड की त्रुटि देता है। और यह सीजियम परमाणु घड़ी से 6500 गुना अधिक यथार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस परमाणु घड़ी से अधिक यथार्थ कौन है? तो मेजर घड़ियां, जिन पर अभी शोध बाकी है। समय के निर्धारण में पढ़ रहे हैं हम लोग। मूलभूत कणों के क्षय से भी समय का निर्धारण होता है। मूलभूत कण जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं जो कि इनका क्षय होता है। तो मतलब छोटे छोटे कण जो डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूटते हैं, बहुत कम समय में टूट जाते हैं। तो बहुत से अस्थिर मूलभूत कणों का क्षय बहुत ही छोटे अंतराल 10 के पावर -10 सेकेंड से -24 सेकेंड, 10 के पावर -24 सेकेंड में हो जाता है। उनके क्षय के अध्ययन से, ये देखिए, इस मूलभूत कणों के क्षय से अध्ययन से बहुत ही छोटे समय अंतरालों का मापन किया जाता है। बहुत छोटे छोटे समय अंतराल का मापन किया जाता है। अब देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आपका रेडियो सक्रिय डेटिंग। ये कार्बन, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसको इंग्लिश में कहेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये हो गया रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव का अर्थ होता है रेडियो सक्रिय। वैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो उससे बहुत सारे विकिरण निकलते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इस तरह के विकिरण निकलते रहते हैं। तो उनको बोला जाता है रेडियो सक्रिय डेटिंग। बहुत लंबे समय अंतराल, जैसे कि अगर बात किया जाए कि बड़े लंबे समय के अंतराल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जीवाश्म के आयु का पता करना है। ओके, मीन्स लंबे समय अंतराल जैसे जीवाश्म की आयु, कार्बन डेटिंग चट्टानों और पृथ्वी की आयु आदि का मान रेडियो सक्रिय डेटिंग से किया जाता है। तो बच्चों, बड़े समय अंतरालों का तथा भूगर्भिक काल की गणना के लिए जो सैकड़ों या लाखों वर्षों की कोटि का होता है, इन्हें घड़ियों द्वारा मापन नहीं कर सकते हैं।
मतलब कि बहुत लंबे समय अंतराल जैसे जीवाश्म की आयु हो गया, चट्टान और पृथ्वी की आयु हो गया, इनको हम लोग घड़ियों द्वारा आकलन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एज ऑफ दिस सब्सटेंस बाय क्लॉक। घड़ियों के द्वारा हम इनका मापन नहीं कर सकते हैं। तो इसे रेडियो सक्रिय विधि चट्टानों और जीवाश्मों की आयु का आकलन कर निकाला जाता है। इतने बड़े समय अंतराल का मापन कार्बन काल निर्धारण, जैसे कि कार्बन डेटिंग टेक्निक, कार्बन डेटिंग टेक्निक से जीवाश्म की आयु का बात किया जाए तो कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जीवाश्म की आयु के लिए। इतने बड़े जैसे कि कार्बन डेटिंग टेक्निक की जाती है। कार्बन डेटिंग टेक्निक में कार्बन के वैसे समस्थानिक C6 परमाणु संख्या इसका नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। इसको आइसोटोप है, ये कार्बन का समस्थानिक है। समस्थानिक का अर्थ होता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है किंतु परमाणु भार इनके अलग अलग होते हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। उसी तरह से कार्बन के एक समस्थानिक है C614। ओके, तो कार्बन के समस्थानिक इसकी अर्ध आयु, इसका अर्ध आयु होता है अर्ध जीवन काल, अर्ध आयु 5600 वर्ष का इसका अर्ध आयु होता है इसका 5600 ईयर, मतलब वर्ष, इतना साल का अर्ध आयु होता है। 5600 साल का, 5600 वर्ष का ये अर्ध आयु होता है। ओके, 5600 वर्ष का इसका अर्ध आयु होता है। जब कोई जंतु या पौधे मरते हैं तो उनकी आयु की गणना कार्बन के इसी समस्थानिक का उपयोग करके किया जाता है। जब कोई पेड़ पौधे या जंतु मरते हैं तो उनकी आयु का गणना हम लोग कार्बन के इसी समस्थानिक का उपयोग करके करते हैं इनकी गणना। इस बात को एकदम नोटिस रखिएगा कि इस कार्बन के इसी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है जब कोई जीव जंतु या पौधे मरते हैं। लेकिन जब चट्टान, बड़ी मिट्टी या पठार, चट्टान जैसे पृथ्वी की आयु हो गया, चट्टानों की आयु हो गया, मिट्टी की आयु हो गया, इनको निर्धारण करना है। ओके, तो चट्टान, मिट्टी, पठार, इसके आयु का गणना करना होता है तो यूरेनियम का एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेंड। उसमें यूरेनियम की प्रचुरता होती है, तो उसको हम लोग किस विधि से ज्ञात करेंगे? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। याद रखिए, रेडियो सक्रिय डेटिंग बहुत लंबे समय अंतराल के लिए समय अंतराल को जानने के लिए किया जाता है। ओके, तो अभी रेडियो सक्रिय डेटिंग पर कुछ हम आपको समझाएंगे, आप हमारे वीडियो तक बने रहेंगे। रेडियो सक्रिय विधि बच्चों बड़े समय अंतरालों के मापन के लिए किया जाता है प्रयोग। बड़े समय अंतरालों के प्रयोग के लिए रेडियो सक्रिय विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें आता है आपका कार्बन डेटिंग विधि, जिसको हमने पहले बताया है, और दूसरा है यूरेनियम डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के इस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कार्बन समस्थानिक का उपयोग होता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन के इस समस्थानिक की जो अर्ध आयु है, जिसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, वो 5600 वर्ष का होता है। हाफ लाइफ ऑफ C614 का टी हाफ लाइफ ये हो गया 5600 वर्ष का, ये हाफ लाइफ होता है। जब कोई जीव जंतु या पौधे मरते हैं तो उनकी आयु की गणना कार्बन के इसी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसी को कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं। और कार्बन के इस समस्थानिक का जो अर्ध जीवन काल होता है वो 5600 वर्ष का होता है, और इसी का उपयोग करके हम लोग जीवाश्मों की आयु की पता करते हैं। दूसरी ओर यूरेनियम डेटिंग विधि किसी चट्टान, मिट्टी अथवा पठार, जैसे कि पृथ्वी की भी आयु हो गई, इसमें भी यूरेनियम डेटिंग विधि का ही उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु, जैसे कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण इसी विधि का प्रयोग करके किया जाता है। ओके, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक अयस्क है जिसका नाम होता है पिच ब्लेंड, जो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसमें यूरेनियम उपस्थित होता है, इसका उपयोग किया जाता है।
यूरेनियम के ये समस्थानिक यूरेनियम जिसकी परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 238 है, की अर्ध आयु 4.5 गुना 10 के पावर 9 वर्ष का होता है। यूरेनियम 92-238 का अर्ध आयु 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स की होती है। रेडियो सक्रिय प्रक्रम में किसी चट्टान में उपस्थित यूरेनियम 92-238 धीरे धीरे लेड 82, पीबी को लेड कहते हैं, 82 इसका भार है 206 में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। तो यूरेनियम और लेड मतलब इसका और इसका, यूरेनियम 92-238, लेड 82-206 के सापेक्षिक परिमाण के मापन से चट्टान की आयु की गणना की जाती है। इसके सापेक्षिक परिमाण कितने हैं, इस परिमाण से हम लोग किसी चट्टानों की आयु का ज्ञात करते हैं। और पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, 4 इंटू 10 टू दी पावर 9। पृथ्वी की आयु कितनी है, 4 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स, इतनी वर्ष है पृथ्वी की आयु, 4 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स। ये किस विधि से हुआ है, यूरेनियम डेटिंग विधि से ही इसका आकलन किया गया है। ओके, यूरेनियम डेटिंग विधि से इसका आकलन किया गया है। अब रेडियो सक्रिय विधि में कार्बन डेटिंग हमने पढ़ा, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। एक है बच्चों पोटेशियम आर्गन डेटिंग। कैसे हो गया पोटेशियम, ए से हो गया आर्गन। पोटेशियम आर्गन डेटिंग में प्राचीनतम भूगर्भीय, यहां देखिएगा यहां पर बात की गई है प्राचीनतम भूगर्भीय चट्टानों की आयु का निर्धारण। प्राचीनतम भूगर्भीय चट्टानों की आयु का निर्धारण पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये थे विभिन्न रेडियो सक्रिय विधि जिससे हम लोग प्राचीनतम लंबे समय की आयु का निर्धारण करते हैं और बड़े समय अंतरालों का निर्धारण करते हैं। तो बड़े समय का निर्धारण किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय विधि क्या होता है, बड़े समय अंतरालों की गणना के लिए किया जाता है। तो जिसमें कि पहला था हमें कार्बन डेटिंग टेक्निक, इसके बाद यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक। लेकिन बच्चों समय की मात्रक की बात करें, अब ये आपका हुआ रेडियो सक्रिय विधि खत्म, और यहाँ पर समय के सबसे छोटे मात्रक को सेक कहते हैं। ये सबसे छोटा मात्रक है अब तक, जो कि परमाणविक भौतिकी में प्रायः प्रयुक्त होता है। सेक जो होता है समय का सबसे छोटा मात्रक है सेक। तो एक सेक बराबर या 1 सेक बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 10 टू द पावर -8 सेकेंड इज 1 सेक। ओके, और ये समय का सबसे छोटा मात्रक है और ये परमाणविक भौतिकी में प्रायः प्रयुक्त होता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे समय परिवर्तन की परास। समय परिवर्तन की परास जो है रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। तो बच्चों नाभिकीय दूरी को पार करने के लिए, जैसे परमाणु के नाभिक होते हैं, ये परमाणु, ये इसका नाभिक, नाभिकीय दूरी को पार करने में के लिए आवश्यक समय, मतलब कि कितना समय लगता है नाभिकीय दूरी को पार करने के लिए, ये प्रकाश की बात की जाती है। तो नाभिकीय दूरी को पार करने में जो प्रकाश का समय लगेगा वो है 10 टू द पावर -22 सेकेंड। ये सेकेंड हो गया। और दूसरा है बच्चों परमाणुीय दोलनों की अवधि। परमाणुीय दोलनों की अवधि जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -15 सेकेंड। ओके, ध्वनि संकेत की अवधि ये होता है आपका -4 सेकेंड। ये परास है, मतलब कि इतना ही रेंज होता है, रेंज। नेत्र की पलक की अवधि, नेत्र की पलक की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, तो नेत्र के पलक की अवधि 10 टू द पावर -1 सेकेंड। 10 टू द पावर -1 सेकेंड। हृदय धड़कनों के मध्य समय के ये जो होता है ये कितना होता है, 10 टू द पावर 0, दैट इज सेकेंड, मतलब लगभग 1 सेकेंड। दिन की अवधि कितनी होगी, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 सेकेंड।
इसलिए मानव जीवन की अवधि कितनी होती है? 10⁻7 सेकेंड। 7 सेकेंड। ओके, 10⁻7। परिवर्तन की परास में कुछ घटनाओं के समय अंतराल की कोटि पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन काल 10⁻7 सेकेंड का होता है। बच्चों, इसके पहले मैंने मानव जीवन को 10⁻7 लिख दिया था, वो गलत है, ये सही है आपका। मानव जीवन 10⁻9 सेकेंड। ओके, इसको दिन और वर्ष में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु, ये परास है, समय परिवर्तन के परास मतलब उतना रेंज। पृथ्वी की आयु 10⁻17 सेकेंड। इसको अगर घंटा में निकालेंगे तो बिलियन बिलियन ईयर्स चल जाएगा। और औसत तारे का जीवन 10⁻18 सेकेंड। ओके, ये हो गया औसत समय परिवर्तन के परास थे कुछ घटनाओं के समय अंतराल की कोटि। सबसे पहला था नाभिकीय दूरी को पार करने के लिए प्रकाश को आवश्यक समय कितना लगता था? 10⁻22 सेकेंड। और बच्चों, अब पढ़ेंगे कुछ और। अब पढ़ेंगे हम लोग कि कुछ वस्तुएं द्रव्यमान की कोटि। तो बच्चों, कुछ वस्तुओं के द्रव्यमान की कोटि में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान परिवर्तनों में परास, मतलब कुछ वस्तुओं के द्रव्यमानों के परिमाण की कोटि सारणी यहां पर दे रहे हैं हम। जैसे इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की कोटि केजी में क्या है? 10⁻30। इलेक्ट्रॉन का वस्तुतः भार होता है 9.1, 10⁻31 केजी, इतना होता है। लेकिन इसको अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं, तो 10 हो गया और इंटू 10⁻31, मतलब कि यहां पर 1 पावर है तो 10⁻31 प्लस 1, तो कितना हो गया? 10⁻30। मतलब ये परास है बच्चों, मतलब इतना से इतना के रेंज में। तो वो परास दिया गया है, यहां पर परिमाण की कोटि दिया गया है, तो ये बात यहां पर लिखी गई है। तो इलेक्ट्रॉन की सभी चीज में वही बात है कि ये एक पैमाना है कि इतना 10⁻30 केजी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान कहें तो 9.1 10⁻31 केजी होता है। ओके, तो 9.1 को कितना अप्रॉक्स रेंज में अगर लेके जाइएगा तो 10 के रेंज में है ये, और इंटू 10⁻31 केजी। और इसको कितना लिख सकते हैं? 10⁻31 और ये पावर 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 10⁻30 केजी। मीन्स सारे पिंडों के द्रव्यमान जो है इसी परास के रेंज में रखा गया है, मतलब इतना रेंज में। तो वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि केजी में 10⁻30। प्रोटॉन की द्रव्यमान की कोटि जो होगा वो 10⁻27। यूरेनियम परमाणु का 10⁻25। ये सब केजी में है, केजी, किलोग्राम, केजी। कोशिका 10⁻10 केजी। कोशिका का भार एवरेज है ये, मतलब मतलब कि वो एक परिसर में है। 10⁻9 ये धूल कण का हो गया, डस्ट पार्टिकल का। वर्षा की बूंद, रेन ड्रॉप्स के लिए 10⁻6 केजी। सारे द्रव्यमान जो है ये केजी में। मच्छर 10⁻5 केजी। अंगूर 10⁻3 केजी के रेंज में। मनुष्य 10⁻2 केजी। ओके, ऑटोमोबाइल 10⁻3 केजी। और पानी का जहाज शिप्स वगैरह जो होंगे 10⁻5 केजी। चंद्रमा का जो भार होगा 10⁻23 केजी, इतना। पृथ्वी का 10⁻25। मतलब कि हम लोग जब गुरुत्वाकर्षण को कैलकुलेट करते हैं तो पृथ्वी का भार आता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में पृथ्वी का भार कितना आएगा? 6 × 10⁻24 केजी, इतना होता है। इसको कितना ले लिया गया है? लमसम 10, मतलब 5 से 10 के बीच जो भी संख्या होगी वो 10 के क्लोज होगी। तो 6 है, ये 10 के क्लोज है, इसलिए इसको 10 रखा गया है इंटू 10⁻24। तो यहाँ पावर 1 है, तो 10⁻24 प्लस 1, तो कितना कोटि हो गया? 10⁻25। इसी तरह से सारे को किया गया है, तो 10⁻25 केजी। आकाशगंगा मिल्की वे का जो है वो द्रव्यमान का कोटि होगा 10⁻41 केजी। और
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहां तक हम जान चुके हैं यूनिवर्स के बारे में, उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। उसका द्रव्यमान का कोटि 10 टू द पावर 55 केजी होता है। अब बच्चों, द्रव्यमान की कोटि हमें प्रास और क्रम हम लोग पढ़ेंगे। तो लंबाई के प्रास और क्रम, खासकर लंबाई जो है यहां मीटर में रखा गया है, यहां लंबाई मीटर में रखा गया है। लंबाई के प्रास और क्रम, जैसे प्रोटॉन का आकार, इसकी लंबाई मतलब इसका डिस्टेंस, ये 10 के पावर -15 मीटर है। ये नाभिक, परमाणु के नाभिक का आकार 10 टू द पावर -14 मीटर, ओके, के रेंज में इसको रखा गया है। और हाइड्रोजन परमाणु का आकार, हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार है वो 10 टू द पावर -10 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार रखा गया है बच्चों 10 टू द पावर -10 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार का रेंज है 10 टू द पावर -14 मीटर। और प्रोटॉन का आकार 10 टू द पावर -15 मीटर। लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स की आकार जो होती है 10 टू द पावर -5 मीटर। और पेपर की मोटाई, थिकनेस ऑफ पेपर 10 टू द पावर -4 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ 10 टू द पावर 7 मीटर। ये ऑर्डर है, मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, ये पृथ्वी का त्रिज्या है। लेकिन यहां देख रहे हैं लिखा है 10 टू द पावर 7 मीटर, ऑर्डर है। ये संख्या क्या है, 1 से लेकर अगर 5 तक के बीच में रहेगा तो हम लोग इस साइड लेंगे, और 5 से 10 तक रहेगा बीच में तो उसको 10 के ऑर्डर में ले लेंगे। ये 10 हो जाएगा तो 10 इंटू, जैसे कि ये हो जाएगा कितना, इसको रखेंगे ऑर्डर 10, 1 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 6 + 1 कितना हो गया 10 के पावर 7। पृथ्वी की त्रिज्या 10 टू द पावर 7 मीटर। एक्चुअल ये है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से कितना दूर है चंद्रमा, 10 टू द पावर 8 मीटर। 10 टू द पावर 8 मीटर मतलब करीब करीब हो गया काई, ये हो गया। और ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना के रेंज में आ जाएगा, इतना, मतलब किलोमीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर 8 मीटर, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो गया 10 टू द पावर 8 मीटर। मतलब बच्चों कहने का अर्थ है कि 8 मीटर मतलब इसको किलोमीटर में 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, और 10 टू द पावर 5 दैट मेक्स, ये हो गया 10 के पावर 5, ओके, तो दैट कम्स टू बी लाख, 1 लाख। लेकिन वास्तव में चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है, 3,80,000 किलोमीटर। 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब 10 टू द पावर 8 मीटर, लगभग लमसम। तो मतलब कहने का अर्थ है कि इसका जो दूरी है 3.8, ये 1 और 5 के बीच में है, तो इसके ऑर्डर को हम हटा देते हैं, तो लगभग 1 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी दैट इज 10 टू द पावर 11 मीटर, और किलोमीटर में करेंगे तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। आकाश गंगा का आकार 10 टू द पावर 21 मीटर। अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमा से दूरी 10 टू द पावर 26 मीटर, ओके। तो ये ऑर्डर रखा गया है, एक्चुअल ये नहीं है, ऑर्डर, इतना के ऑर्डर में है, ये चीज यहां बताया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कितना के ऑर्डर में है, उनका क्रम। तो बच्चों आवर्त काल के परास और उनके क्रम में पढ़ेंगे सबसे पहले कि आयोजन, सबसे अस्थिर कण का जीवन काल, तो ये 10 के पावर -24 सेकेंड में है, सारे टाइम्स यहां पर सेकेंड में है। एक्स रे का जीवन काल 10 टू द पावर -19 सेकेंड का ये ऑर्डर होता है। प्रकाश तरंग की जीवन काल 10 टू द पावर -15 सेकेंड, यहां सेकेंड है। परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल, मीन्स कभी भी परमाणु उत्तेजित अवस्था मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं, वहां पर सबसे कम समय 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक ही ठहर पाते हैं। तो ये परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल इतना सेकेंड है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल 10 टू द पावर -8 सेकेंड। ध्वनि तरंग का जीवन काल का ऑर्डर क्रम होता है 10 टू द पावर -3 सेकेंड।
पलक झपकाने में जो समय लगता है वो लगता है 10⁻⁻1 सेकेंड। मानव हृदय की क्रमिक धड़कनों के बीच का समय, दो बीटिंग हार्ट के दो बीट के बीच का समय, दो धड़कन के बीच का समय 1 सेकेंड होता है। 10⁻0 मतलब 1 सेकेंड लगभग। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश की यात्रा, ये ऑर्डर है, क्रम परास है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश की यात्रा का समय 10⁻0 सेकेंड। ये है सेकेंड, सारा का सारा यहां सेकेंड है। अब बच्चों यहां है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की यात्रा का समय, ऑर्डर 10⁻2 सेकेंड, मीन्स पृथ्वी का घूर्णन काल 10⁻5 सेकेंड। चंद्रमा की घूर्णन एवं परिक्रमण काल 10⁻6 सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण काल 10⁻7 सेकेंड। अब अगला 13th है, 13वां काल की पारास और उनके क्रम में आप 13 पॉइंट है, निकटतम तारे से प्रकाश के लिए यात्रा का समय। तो निकटतम तारा से जो सबसे कम जो समय लगता है प्रकाश की यात्रा के लिए वो 10⁸ सेकेंड। ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जीवन काल कितना होता है 10⁻17 सेकेंड। तो आवर्त काल की पारस और उनके क्रम थे। और बच्चों ये जो लेक्चर है, लेक्चर 16 समान विज्ञान से, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका बनाया जा रहा है। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, एनडीए, सीटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराए जा रहे हैं। और आप वीडियो को भली भांति देखें, समझें। और ये लेक्चर यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में मिलेंगे और फिर कुछ प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।